जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम निरंतर दोस्तों आप लोगों से बात करते हैं डेली की दोस्तों क्लास में। हम दोस्तों पेज बाय पेज कंप्लीट करते जा रहे हैं और निरंतर दोस्तों आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ठीक दोस्तों, आज उसी प्रकार से दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं येलो बुक की दोस्तों 36वीं क्लास में। दोस्तों अब तक की 35 क्लासें कंप्लीट हुई हैं। कल की क्लास में दोस्तों हमने देखा कि हमने दोस्तों पठार, मैदान और एशिया के बारे में पढ़ा। आज हम दोस्तों उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम दोस्तों करेंगे यूरोप की यात्रा, यूरोप के बारे में जानेंगे। तो आज की जो क्लास दोस्तों है काफ़ी दोस्तों एनर्जेटिक रहने वाली है। जैसे कि दोस्तों आपकी पिछली क्लासें जैसे कि शानदार होती आ रही हैं, वैसे ही दोस्तों आप लोगों की ये क्लासें निरंतर दोस्तों शानदार और बेहतरीन तरीके से चलती रहेंगी। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों की हमारी पिछली वीडियोस काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप लोगों के दोस्तों प्यार और सपोर्ट भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने जानते हो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आप लोग दोस्तों 31 मार्च तक हमें 2000 की फैमिली करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने मात्र दोस्तों 5 दिन में, केवल 5 दिन में दोस्तों आप लोगों ने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स दोस्तों कंप्लीट किए हैं। यानी कि दोस्तों 18 से तो अब दोस्तों 1900 प्लस हो चुके हैं। ये दोस्तों सिर्फ और आपके प्यार की वजह से हुआ है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जितना मिला है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मिला है। अब मात्र दोस्तों 100 लोगों की कमी है। 100 लोग इस परिवार में जैसे ही आएंगे तो दोस्तों इस परिवार जो है ये दोस्तों 2000 फैमिली का हो जाएगा। 2000 दोस्तों इसमें सदस्य जुड़ जाएंगे। तो अभी दोस्तों केवल 100 लोगों की कमी है। आप लोगों ने 5 दिन में दोस्तों 100 लोगों को जोड़ा। बहुत खुशी मिली दोस्तों मुझे, आप लोगों का इतना प्यार मिला और उम्मीद है दोस्तों आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आप 100 लोगों को और लाएंगे और इस फैमिली में दोस्तों 2000 सदस्य की फैमिली को बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे। ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों आज बिना देरी किए, बिना बात के आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने दोस्तों पठार, मैदान और एशिया के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया था। तो आज उसी क्रम में हम बढ़ते हैं दोस्तों यूरोप की ओर। आज जो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं यूरोप के बारे में। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने ये क्लास जो है यहीं से स्टॉप की थी। तो आज दोस्तों वहीं से दोस्तों ये क्लास दोस्तों आपकी आगे स्टार्ट होने जा रही है। जैसा कि दोस्तों बात करते हैं यूरोप की, तो आपको बता दें दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी पर दोस्त क्लास को लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में सभी जगह दोस्तों शेयर कर देंगे। जो भी प्यारे दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार सभी प्यारे दोस्त इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की क्लास दोस्तों ये रोजाना 8 बजे टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर होती है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोगों का एक एक लाइक हमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। तो जो भी प्यारे दोस्त अभी हमारे चैनल पर नए विजिट किए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। जैसा कि दोस्तों पहला पॉइंट इसमें दिया गया कि इस महाद्वीप में कितने देश हैं दोस्तों? 46 देश है, 46 दोस्तों इसमें कंट्री है इस यूरोप महाद्वीप में। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जब भी दोस्तों आपकी जीके जीएस की कोई भी क्लास स्टार्ट होती है तो आप उसमें कॉपी पेन हमेशा दोस्तों अपने पास रखिएगा। पता नहीं दोस्तों कब ऐसा पॉइंट आ जाए जो आपके लिए दोस्तों सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो आप करना क्या, कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा। जब भी यहाँ से कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोला जाए उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बाकी का आप स्क्रीनशॉट लेते ही रहेंगे और उनका नोट्स तो बनाते ही रहेंगे बाद में। लेकिन पहले आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखना है, समझना है और पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है। दोस्तों यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें दोस्तों 46 देश दोस्तों जो है कि है इस महाद्वीप में दोस्तों स्थित हैं और यह संसार का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नगरीय जो लोग हैं, नगरीकृत हैं, शहरीकृत हैं, वो दोस्तों इस विश्व के महाद्वीप यूरोप में निवास करती हैं। नगरीकृत जनसंख्या दोस्तों इसमें निवास करती है। नेक्स्ट है दोस्तों यूराल पर्वत और काकेश पर्वत। यूराल पर्वत के बारे में तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा और एक है आपका काकेश पर्वत। ये दोस्तों एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। दोस्तों ये दोनों पर्वत ऐसे वो पर्वत हैं जो दोस्तों एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। समझने वाली बात यह है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, किस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को घुमाएगा, तो समझिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन सा पर्वत अलग करता है। एशिया महाद्वीप को, क्वेश्चन को लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि अब पॉइंट है आपको समझने का और अपनी कॉपी में नोट्स बनाने का। नोट्स बना के लिखेंगे सभी प्यारे दोस्त, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन सा पर्वत अलग करता है। ये दोस्तों क्या हो गया आपका प्रश्न। एग्जामिनर सेम आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन करेगा। तो डैश करके आप लिखेंगे यूराल पर्वत और काकेश पर्वत। अब आप कहेंगे कि सर यूराल पर्वत और काकेश पर्वत क्या दोनों ऑप्शन में मिलेगा? तो देखिए ये आपका एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको दोस्तों यूराल पर्वत और काकेश पर्वत में से दोनों में से एक भी दे सकता है, दोनों दे सकता है, लेकिन साथ में एक ऑप्शन और होगा कि ए तथा बी दोनों। समझ रहे हो? तो आपको दोस्तों दोनों पर्वतों के नाम याद रखने हैं। अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो दोनों ऑप्शन दे रहा है या इन दोनों में से एक दे रहा है। तो इसलिए आपको दोनों याद रखना है। यदि दोनों देता है तो भी आप कर देंगे, यदि एक देता है तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत और काकेश पर्वत। उम्मीद है दोस्तों आप हमारे कहने का मतलब समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब है और यह काला सागर में गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास इतनी शानदार रहने वाली है, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो भी कैंडिडेट ने इस क्लास को शुरू से कंप्लीट देख लिया ना, तो उसका ना तो कोई एक भी डाउट रहेगा। सिर्फ वो इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। वैसे ही आप सभी प्यारे दोस्त समझते हैं कि येलो बुक कितनी खास है आप लोगों के लिए। ल्यूसेंट को दोस्तों आप बंद करके एक साइड रख दीजिएगा, बस इस पर आप फोकस करिएगा, येलो बुक पे। आप लोगों को क्या करना है? येलो बुक पे फोकस करना है। जितनी भी दोस्तों इस चैनल पर जितनी भी प्लेलिस्ट में इसकी वीडियोस पड़ी हैं, तो आपको दोस्तों सभी वीडियोस को देख लेना है। एक बार आप देख लेंगे ना, तो आपको दोस्तों कभी भी ल्यूसेंट को पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ल्यूसेंट को कभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने यूरोप पर, इसको पर चर्चा करते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी यानी जो देखिए सबसे महत्वपूर्ण नदी का मतलब सीधी सी बात है, जो वहाँ पर सबसे प्रसिद्ध नदी है, सबसे विख्यात नदी है। तो विख्यात नदी कौन सी है दोस्तों? डैन्यूब है। जरूरी नहीं कि आपसे महत्वपूर्ण नदी पूछ दे, सबसे प्रसिद्ध नदी भी पूछ सकता है और विख्यात नदी भी पूछ सकता है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डैन्यूब। डैन्यूब नदी कहाँ पर है दोस्तों? ये आपकी यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। और यह दोस्तों कहाँ पर गिरती है? यह दोस्तों आपके काला सागर, ब्लैक ओशियन जिसको बोलते हैं, यह दोस्तों काला सागर में गिरती है। डैन्यूब नदी कहाँ पर गिरती है? काला सागर में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अब देखिए दोस्तों, यदि आपसे एग्जामिनर दोस्तों आपसे पूछ दे कि यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी, तो आप बता देंगे कि डैन्यूब नदी है। सबसे प्रसिद्ध नदी डैन्यूब बताना है, सबसे विख्यात नदी डैन्यूब बताना है। यदि आपसे पूछ दे यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो उसका नाम याद रखिएगा वोल्गा है। अब देखिए एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दोनों ऑप्शन देगा, डैन्यूब भी देगा और वोल्गा भी देगा। क्योंकि दोस्तों आपने किताब में क्या पढ़ा था कि सबसे महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब है। आपको लगेगा सबसे महत्वपूर्ण नदी है तो सबसे लंबी नदी हो गई ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको दोस्तों क्या है, अपने कन्फ्यूज़न को दोस्तों दूर करना है। क्वेश्चन को दोस्तों इस तरीके से आपको अपने माइंड में बैठाना है, इस तरीके से समझना है कि दोस्तों एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन घुमाए ना, बट आपको नहीं घूमना है, आपको बिल्कुल सटीक उत्तर दोस्तों चुनना होगा ऑप्शन में। और एग्जाम में एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को कभी भी मत सॉल्व कीजिएगा। चाहे आपका वो रीजनिंग का क्वेश्चन हो, चाहे मैथ का हो, चाहे जीके जीएस हिंदी का किसी भी सब्जेक्ट का दोस्तों क्वेश्चन हो, आप कभी भी उस क्वेश्चन को जल्दबाजी में सॉल्व मत करना। भले ही दोस्तों अब वो क्वेश्चन ईजी हो, लेकिन दोस्तों एक बार क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ना, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना। कभी भी जल्दबाजी में पेपर मत सॉल्व करना, नहीं तो दोस्तों उसमें होता क्या है कि जो क्वेश्चन आपको आता भी है, हम जल्दबाजी में उस क्वेश्चन का आंसर भी गलत कर देते हैं। और हमको लगता है कि हमने एग्जाम में तो दोस्तों काफ़ी प्रश्न अटैम्प्ट किए थे, लेकिन जब दोस्तों हमारा रिजल्ट आता है तब वो दोस्तों बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। फिर हमें लगता है कि काश अच्छे से हम पढ़ाई करते तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो जल्दबाजी में हमको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी यदि आपके एग्जाम में आती है तो आपको जवाब देना है वोल्गा नदी, और आगे जाकर यह दोस्तों डान नदी में मिल जाती है। एक दोस्तों डान नदी है, वह दोस्तों जाके उस नदी में मिल जाती है। जैसे कि डैन्यूब नदी है जो दोस्तों काला सागर में जाके गिर जाती है या काला सागर में मिल जाती है, ठीक वैसे ही यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा नदी, वह दोस्तों आगे जाके डान नदी में मिल जाती है। क्लियर?
नेक्स्ट है पो नदी। ये इसका दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में जिक्र किया गया, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है कि इटली की गंगा को क्या, इटली की गंगा किसे कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है। इसको दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानेंगे, क्योंकि यह दोस्तों आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चाहे आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी सीएचएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, किसी भी कैटेगरी का एग्जाम हो, सभी में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। सेम क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, अपनी कॉपी में दोस्तों नोट्स करके लिखेंगे कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो डैश करके उसी के जस्ट सामने लिखेंगे पो नदी। क्या लिखेंगे दोस्तों? पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है। तो डैश करके लिख लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैं आपको काफ़ी बार बता देता हूँ कि जिस क्वेश्चन को मैं बोल दूं कि इंपॉर्टेंट है तो अपने नोट्स बना के लिख लीजिएगा। यदि आपके पास बुक है तो आप करना क्या है, आपको हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर देना है, तो आपको ये पता चल जाएगा। हाईलाइट किस लिए करते हैं जानते हो? कि जो चीज़ हमें इंपॉर्टेंट लगती है, हाईलाइटर का यूज वहाँ पर किया जाता है, तो उसको आप थोड़ा हाईलाइट कर दिया करें। क्लियर? अगला है इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूके से अलग करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो गया कि कौन सा चैनल फ्रांस को यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। तो याद रखिएगा इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस को दोस्तों यूके से अलग करता है, यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? अब तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बता दें कि आप लोगों की स्टैटिक जीके जिस दिन स्टार्ट होगी ना, तो आपको दोस्तों स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सा राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ है, देश, राज्य, सभी के बारे में जानेंगे। तो वो हम चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके में कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, कौन सा देश किस नदी के किनारे स्थित है, कौन सा राज्य किस नदी के किनारे स्थित है। सभी की चर्चा आपकी स्टैटिक जीके में होगी। तो अभी क्या है, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे उस पर भी हम दोस्तों फोकस जल्द ही करने वाले हैं। तो पॉइंट दिया गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट लगाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यहाँ से दोस्तों 100% बनता है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन का नाम तो सुना ही होगा, जो टेम्स नदी पर स्थित है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इसमें दोस्तों पॉइंट एक है, क्वेश्चन आपके दो बनेंगे। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा लंदन। कौन सा हो जाएगा? लंदन। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका उस समय जवाब देना होगा टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है कि टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा लंदन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है और इम्पॉर्टेंट भी है। आप कई लोगों में से इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, लेकिन जो क्लास दोस्तों मेरी पहली बार देख रहे हो, जिन्होंने अभी शुरुआत की है, अपनी तैयारी को दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया है, मैं उन सभी कैंडिडेट को लेके चल रहा हूँ। यदि आपको ये बात पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों जिन लोगों की ये बात पता नहीं है, जो अभी न्यू कैंडिडेट है, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, बिल्कुल जीरो पर है, तो दोस्तों मैं सभी बच्चों को लेकर चल रहा हूँ ताकि वो भी अपनी तैयारी को शुरू से लेकर बहुत ही दोस्तों शानदार और बेहतर कर सकें। अगला पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। याद रखिएगा, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा रूस, ना कि भारत। भारत नहीं है, तो भारत जो क्या है दोस्तों, रूस क्या है जो दोस्तों, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। चीन जो है दोस्तों वो संसार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट है, यह यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। दोस्तों रूस जो है ये भी आपका दोस्तों यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रूस ये आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा। लेकिन सबसे समझने वाली बात और इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। क्लियर? और याद रखिएगा रूस को दोस्तों सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है, जिसके जिन देशों के उपनाम है, जैसे कि आगरा को क्या कहा जाता है? पेठा नगरी। ताला नगरी किसे कहा जाता है? अलीगढ़ को। यानी
जहाँ पर भी, जैसे इत्र की नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज को। ये क्या है? सभी राज्यों के उपनाम है। तो ठीक वैसे ही दोस्तों एक रूस का भी उपनाम है, जिसे बोला जाता है सुरा और सुंदरियों का देश। सुरा और सुंदरियों का देश किसको कहा जाता है? रूस को कहा जाता है। इस पॉइंट को भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यदि आपको पता है पहले से, यदि आप जानते हैं तो मत करना, यदि आपको नहीं पता है तो अपनी कॉपी में नोट्स बना के जरूर लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह देश भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ हिमालय पर्वत की तरह आल्प्स पर्वत स्थित है। दोस्तों इटली जो है दोस्तों, इसे यूरोप का भारत भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने खुद काफ़ी प्रैक्टिस सेटों में कई बार दोस्तों इस क्वेश्चन को रिपीट होते हुए देखा है और काफ़ी बार एग्जाम में भी दोस्तों इस क्वेश्चन को देखा है। इस क्वेश्चन को काफ़ी बार दोस्तों मैंने एग्जाम में देखा है और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? सेम क्वेश्चन दोस्तों आया था एग्जाम में, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो आपका दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा इटली को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है दोस्तों? इटली को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है दोस्तों? यह देश जो है यह भारत की तरह, भारत एक कैसा देश है दोस्तों? आप सभी प्यारे दोस्त जानते होंगे कि भारत जो है यह कृषि प्रधान देश है। कैसा है दोस्तों? भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या स्थित है? हिमालय पर्वत की तरह। जैसे कि दोस्तों हिमालय पर्वत स्थित है, ठीक वैसे ही दोस्तों इटली में एक आल्प्स पर्वत है जिसकी जो बनावट है वो दोस्तों सेम हिमालय पर्वत की तरह है। उसी प्रकार यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इटली भी जो है वो भी कृषि प्रधान देश है। वहाँ के लोग अक्सर कृषि पर ही निर्भर करते हैं, जैसे कि अपने भारत देश में अधिकतम लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर करते हैं, कृषि प्रधान देश, इसीलिए इसको कहा जाता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की सारी बातें आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। यदि आपका दोस्तों कोई डाउट रहता है तो आप हमें बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट में उसको बैक करके आप दोबारा से देख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है गल्फ स्ट्रीम। दोस्तों आपने गल्फ स्ट्रीम जलधारा के बारे में नाम तो सुना ही होगा, भले ही आपको इसके बारे में नहीं पता है लेकिन आपने नाम तो सुना ही होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। तो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है। अब तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कैसे मांगते हैं, हम कैसे जान जाते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? कि क्वेश्चन में दोस्तों खुद बता देता है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। क्वेश्चन खुद बोलता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। जब भी दोस्तों आप किताब पढ़ेंगे आपको खुद लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। जैसे कि गर्म कंबल के नाम से किसे जाना जाता है या किस जलधारा को जाना जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा को गर्म कंबल के नाम से भी जाना जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे क्योंकि देखो दोस्तों मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में ही बोल दिया था कि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टेड रहने वाली है। तो कोई भी कैंडिडेट इस क्लास को मिस मत करना, नहीं तो दोस्तों बहुत पछताओगे क्योंकि आपकी इस वीडियो में दोस्तों इतने सारे इंपॉर्टेंट नोट्स बनने वाले हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि दोस्तों यहाँ से जितने भी पॉइंट आपको बताएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है स्विट्जरलैंड देश को यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है। यहाँ से जो भी चीज़ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस चीज़ को समझिएगा। यूरोप का खेल का मैदान क्या है दोस्तों? यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? इसको समझिएगा, यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है। आपसे दोस्तों दोनों पॉइंट से पूछ सकता है कि यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान। क्लियर, याद रखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला है फ्रांस की राजधानी। आप सभी को पता होगा कि फ्रांस की राजधानी क्या है। जैसे कि फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों? आप सभी को पता होगा पेरिस जो है दोस्तों फ्रांस की क्या है दोस्तों? राजधानी है, जो कि आपकी दोस्तों किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये आपका दोस्तों सीन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी दोस्तों? सीन नदी। ये आपका सीन नदी के किनारे स्थित है और इस नगर को फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको फैशन नगरी भी नाम दिया गया है। कौन सी नगरी दोस्तों? फैशन सिटी। इंग्लिश में दोस्तों इसको फैशन सिटी भी हम बोल सकते हैं। अभी एग्जामिनर आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकता है और हिंदी में भी आपसे पूछ सकता है। सबसे पहला देखिए पॉइंट 1 है, यहाँ पर दोस्तों 1 पॉइंट दिया गया। अब इसमें क्वेश्चन कितने बनेंगे कि फ्रांस की राजधानी क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा पेरिस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सीन नदी पर स्थित है।
चलिए अगला पॉइंट दोस्तों आपका बनता है कि फैशन सिटी के नाम से किस देश को जाना जाता है, या फैशन नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तब आपका जवाब हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस को दोस्तों फैशन नगर के नाम से या फैशन नगरी के नाम से, फैशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यदि आपको ये बात पहले से पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, मत नोट करना। यदि आपको नहीं पता तो अपनी कॉपी में नोट्स बना के जरूर लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पेज दोस्तों यहाँ से हमारा आता है, शैंपेन शराब विश्व की सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। दोस्तों आप लोगों ने शैंपेन वाइन के बारे में नाम तो सुना ही होगा। एक दोस्तों वाइन होती है, एक शराब होती है जिसका नाम है शैंपेन। ये दोस्तों जो शैंपेन शराब है ये दोस्तों आपके विश्व में सर्वाधिक फ्रांस में बनाई जाती है। इस दोस्तों शराब का जो निर्माण होता है, ये शराब जहाँ से बनती है वो दोस्तों आपकी फ्रांस में ही बनती है। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दोस्तों देखो पॉइंट बना के भी दोस्तों इस बुक में दोस्तों नोट कर दिया है। और जब भी दोस्तों फ्रांस आया था, जब आपका एक यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट मिस हुआ है, यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट मिस हो गया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रूस को सुरा सुंदरियों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों सॉरी, वहाँ पर रूस नहीं होगा, यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा। वो जल्दबाजी में क्वेश्चन मुझसे भी दोस्तों गलती हो गई, लेकिन यहाँ पे दोस्तों फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रांस को सुरा सुंदरियों का देश कहा जाता है, ना कि रूस को। ठीक है, रूस को सुरा सुंदरियों का देश नहीं कहा जाता दोस्तों, याद रखिएगा। फ्रांस को सुरा सुंदरियों का देश कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। किस में गिरती है दोस्तों? इंग्लिश चैनल में गिरती है। अब इंग्लिश ये कोई चैनल नहीं है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, नदी है। उस जाके इसमें मिल जाती है, उस नदी में जाके गिर जाती है। फ्रांस को भूमि तथा जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप भी कहा जाता है। दोस्तों यदि फ्रांस की भूमि और जलवायु की दृष्टि से दोस्तों देखा जाए तो इसको दोस्तों लघु यूरोप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु यूरोप। लघु मीन्स क्या होता है दोस्तों? छोटा। छोटा यूरोप भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में छोटा यूरोप भी दे सकता है कि छोटा यूरोप किसे कहा जाता है? फ्रांस की भूमि तथा जलवायु की दृष्टि से उसको दोस्तों छोटा यूरोप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन, यानी खाद्यान्न का मतलब होता है खाने वाली चीज़ें, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसलिए इसे किसानों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस, यूरोप, देखिए दोस्तों फ्रांस जो है ये भी आपका यूरोप में ही स्थित है, यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। तो फ्रांस दोस्तों एकमात्र ऐसा देश है, इसको भी दोस्तों किसानों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों खाने वाली जितनी भी खाद्यान्न फसलें होती हैं वो उस पर उनका उत्पादन उस पर जो निर्भर आत्मनिर्भर होते हैं, वो खाने पीने की चीज़ों पर, खाद्यान्न वाले पदार्थों पर निर्भर करते हैं। इस कारण दोस्तों इस देश को किसानों का देश भी कहा जाता है। अब एग्जाम दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जामिनर किसानों का देश किसे कहा जाता है, आपको भारत का भी ऑप्शन मिलेगा, भारत का भी मिलेगा। और काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो भारत को ही चुनेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। किसानों का देश फ्रांस को भी कहा जाता है। अगला, यूरोप के फिनलैंड देश को झीलों का देश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ये दोनों पॉइंट आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूरोप को फिनलैंड देश को झीलों का देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। किसे? फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। तो डैश करके लिखेंगे, झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक वाले देश कौन से हैं? इटली, जिसका दोस्तों वर्ल्ड में पहला स्थान है। अंगूर सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? इटली करता है। जैतून सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? इटली करता है। नेक्स्ट है ब्रेनर दर्रा, जो कि ऑस्ट्रेलिया प्लस इटली। नेक्स्ट है ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। एक है दोस्तों ब्रेनर दर्रा और एक है दोस्तों ग्रैंड सेंट बर्नार्ड दर्रा, इटली प्लस स्विट्जरलैंड। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और इटली दोनों में है, यानी कि इसको जोड़ता है। और इटली और स्विट्जरलैंड, ये दोस्तों ग्रैंड सेंट बर्नार्ड दर्रा, ये इटली और स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी इटली और स्विट्जरलैंड को जोड़ता है। नेक्स्ट है रूस के मास्को को 5 सागरों का बंदरगाह भी कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट करेंगे अपनी कॉपी में। 5 सागरों का बंदरगाह किसे कहा जाता है? 5 सागरों का बंदरगाह किसे कहा जाता है? रूस को कहा जाता है। रूस के मास्को को, रूस में एक शहर है मास्को, उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? 5 सागरों का बंदरगाह कहा जाता है। क्लियर? चलिए, और सुरार सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है फ्रांस को। किसे कहा जाता है दोस्तों? फ्रांस को सुरार सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड शामिल होते हैं, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी
तथा उत्तरी भाग में है। कौन कौन से? पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में होते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड ये देश शामिल हैं, जो क्रमशः इसके पूर्व, पश्चिम और उत्तर भाग में स्थित हैं। अगला है, अगर ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल कर दिया जाए तो यह दोस्तों यूके कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। यदि हम उत्तरी आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन में शामिल कर लें तो दोस्तों यह यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, क्योंकि दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में आके शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल तथा डोवर जलसंधि यूके को यूरोप से अलग करती है, यूनाइटेड किंगडम को यूरोप से अलग करती है। यूनाइटेड किंगडम को यूरोप से अलग कौन सी जलसंधि करती है? तो याद रखिएगा, डोवर जलसंधि। डोवर जलसंधि और इंग्लिश चैनल ये दोनों नदी ऐसी हैं, दोनों जलसंधियां हैं जो यूके को यूरोप से अलग करती हैं। अगला है, यूरोप का यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है, इसलिए इसे विश्व का अन्न भंडार तथा रोटी की डलिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी नया क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोगों को कि रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? तो यूरोप के यूक्रेन को। यूक्रेन दोस्तों एक ऐसा गणराज्य है जो विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक, संसार में सबसे सर्वाधिक गेहूं उत्पादक का देश है, और इसे दोस्तों विश्व का अन्न भंडार तथा रोटी की डलिया के भी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला, आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत की बात करते हैं तो आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक भाग दोस्तों स्विट्जरलैंड देश में है, और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक जो कि फ्रांस में स्थित है। दोस्तों आल्प्स पर्वत जो है काफ़ी बड़ा पर्वत है, और इसका जो सर्वाधिक भाग है, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक से अधिक जो भाग है वो दोस्तों आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है। जबकि इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको किस नाम से जानते हैं? माउंट ब्लैक के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके फ्रांस में स्थित है, दोस्तों फ्रांस में स्थित है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की ओर चलते हैं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से एक पॉइंट ये बनता है, नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा कि रेड इंडियन जाति कहाँ पर निवास करती है? दोस्तों रेड इंडियन जाति जो है दोस्तों ये कहाँ पर निवास करती है? तो रेड इंडियन दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। रेड इंडियन को दोस्तों एस्किमो के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन उत्तरी अमेरिका का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखो आपको आगे भी पॉइंटों में मिलेगा देखने को, लेकिन जो कि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। यदि आपका इसमें ये पॉइंट आता है तो आपको आगे भी मैं समझा दूंगा, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके तक के सभी एग्जामों में देखा गया है कि रेड इंडियन जाति जो कहाँ पर निवास करती है? उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। रेड इंडियन पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, इसको दोस्तों एस्किमो भी बोला जाता है। पहला पॉइंट दिया गया है, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसमें कुल दोस्तों कितने देश हैं? 29 देश हैं। कुल 29 देश हैं, जो कि विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका जो है वो विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है, और इसमें दोस्तों कुल 29 देश निवास करते हैं, 29 कंट्रियाँ रहती हैं। इसकी खोज दोस्तों आप सभी जानते हैं, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। कब की थी? 1492 में की थी। अतः इसे दोस्तों नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ना अमेरिका चल रहे हैं भैया, नई दुनिया जा रहे हैं, यानी अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। और भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? भारत की। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने काफ़ी बार दोस्तों देखा, और आप क्वेश्चन आपके एयरफोर्स के भी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि बांग्लादेश की खोज किसने की थी? बांग्लादेश की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब था कोलंबस। कोलंबस ने ही बांग्लादेश की खोज की थी। अतः इसे दोस्तों नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है अमेरिका को। अगला पॉइंट है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर इस महादेश के मध्य गुजरती है। 100 डिग्री दोस्तों पश्चिमी एक देशांतर रेखा है, जो कि इस नई दुनिया के दोस्तों बीच से होकर गुजरती है। कौन सी? पश्चिमी देशांतर रेखा। उत्तरी अमेरिका का नाम दोस्तों अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी व्यक्ति के नाम पर अमेरिका पड़ा। दोस्तों उत्तरी अमेरिका का नाम दोस्तों पहले क्या था? अमेरिगो वेस्पुसी एक दोस्तों नामक एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। उसी के नाम पे दोस्तों इस अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। क्या नाम पड़ा? अमेरिका, क्योंकि अमे नाम है अमेस्मो, तो इसी अमेस्मो और वेस्पुसी नामक एक साहसी व्यक्ति के नाम पर ही इस शहर का नाम अमेरिका पड़ा। नेक्स्ट है, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है काफ़ी बार। उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को कौन सी नहर जोड़ती है? उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को कौन सी नहर जोड़ती है? तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों पनामा नहर। पनामा नहर जो है दोस्तों वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला है, इससे प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर के बीच
यातायात आसान हो गया है। यानी कि दोस्तों पहले यातायात करना बहुत कठिन था, लेकिन दोस्तों अब क्या है, वहाँ पर सभी सुविधाएं उत्पन्न हो गई हैं, तो अब यातायात करना आसान हो गया है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं बता देता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको काफ़ी बार रिपीट करता हूँ। जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस पर दोस्तों केवल पढ़ना है, समझना है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो बात इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा समझने वाली है, उस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि पनामा नहर के में कितने बंदरगाह हैं? 2 बंदरगाह हैं। कौन कौन से? पहला है पनामा तथा कोलन। पनामा नहर के 2 बंदरगाह हैं, एक तो पनामा नहर, एक तो पनामा ही बंदरगाह हो गया, और दूसरा है कोलन। तो याद रखिएगा, इन दोनों बंदरगाहों के नाम दोस्तों आपको याद रखने हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी द्वारा कही गई सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं, यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होकर आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक। तो दोस्तों मैं सभी दोस्तों की कमेंट देखता हूं, तो प्लीज़ दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो बिना झिझके जाए आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको लग रहा हो ये क्लास वाकई हमारे लिए हेल्पफुल है, यदि वाकई मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग एक लाइक तो कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों आप लोग एक लाइक तो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि आप में से कोई भी कैंडिडेट इस चैनल पर को पहली बार दोस्तों विजिट किया हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी दोस्तों इस किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड, चाहे आपका जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, कोई भी दोस्तों आपका वीडियो हो, उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। सबसे अधिक मक्का भी यहीं पर होती है। दोस्तों सबसे अधिक मक्का का किस देश में होती है? तो आपको बता दें कि अमेरिका में होती है। और सर्वाधिक सोयाबीन कौन सा देश उत्पादन करता है? वो भी आपका अमेरिका करता है। क्लियर? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क जो है आपका अमेरिका में स्थित है, और न्यूयॉर्क दोस्तों एक ऐसा शहर है जो कि संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला पॉइंट, उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह आपका स्टैटिक जीके में भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुपीरियर झील। इंपॉर्टेंट लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। यूएसए में एक कैलिफोर्निया शहर है, उसी में दोस्तों आपकी ये मृत घाटी स्थित है, जिसको दोस्तों हम मृत घाटी के नाम से जानते हैं, जो कि आपके अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लैक हिल्स एंड ब्लू हिल्स व ग्रीन हिल्स यूएसए में स्थित हैं। ये हिल्स मीन्स क्या होता है दोस्तों? ये चोटियां हैं, पहाड़ों की चोटियां हैं। ब्लैक पर्वत, ब्लू पर्वत एंड ग्रीन हिल्स, ये दोस्तों जितने भी पर्वत हैं, जितनी भी चोटियां हैं, ये आपके दोस्तों अमेरिका में स्थित हैं। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है, शिकागो यूएसए विश्व में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। संसार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? आपका अमेरिका में है। अमेरिका में कहाँ है? शिकागो जो है एक बड़ा ही संसार का, अमेरिका का, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, जिसका नाम क्या है? शिकागो रेलवे जंक्शन। ये आपका अमेरिका में स्थित है, जो कि संसार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अगला, फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स है, जो कि आपका कैलिफोर्निया शहर में स्थित है। शहर विश्व प्रसिद्ध है, जो कि हॉलीवुड यहीं पर है। सर्वाधिक हॉलीवुड जो मूवी बनती है, क्योंकि बॉलीवुड अपना कहाँ है? मुंबई है, और हॉलीवुड आपका अमेरिका के लॉस एंजल्स में है, जो कि आपका हॉलीवुड की जितनी भी पिक्चरें बनती हैं वो आपकी लॉस एंजल्स में रिलीज होती हैं। अगला है सिलिकॉन वैली, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, जो कि सॉफ्टवेयर और वह कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो कंप्यूटर में दोस्तों जो सॉफ्टवेयर होता है और कंप्यूटर में जो भी काम होता है, कंप्यूटर उद्योग जो होता है, वो आपका सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। यह आपका सिलिकॉन वैली में ही होता है। सिलिकॉन वैली में दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपके अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में स्थित है। उम्मीद है दोस्तों आप तक को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला पॉइंट है मैक्सिको। आप सभी जानते हैं सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है, जो कि आपका अमेरिका में ही स्थित है। मैक्सिको विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
ये काफ़ी बार दोस्तों पूछा गया है कि सर्वाधिक चांदी उत्पादक वाला देश कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा मैक्सिको। कोई भी प्रैक्टिस चार्ट उठा के देखना, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस चार्ट उठा के देखिएगा, जीके जीएस का पोर्शन देखिएगा, आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन तथा एस्किमो कनाडा भी कहते हैं। देखिए मैंने आपको ये पॉइंट स्टार्टिंग में बताया था, जब उत्तरी अमेरिका स्टार्ट किया था पहले ही बता दिया था। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको देखिए एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, आपके बुक में भी दोस्तों दे रखा है कि रेड इंडियन जो निवासी हैं उत्तरी अमेरिका के निवासियों को क्या कहा जाता है। एग्जामिनर कई तरीकों से घुमाता है कि रेड इंडियन जाति कहाँ पर निवास करती है, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के लोगों को क्या कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है। एस्किमो किसे कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका के निवासियों को कहा जाता है। तो याद रखिएगा रेड इंडियन तथा एस्किमो कनाडा भी इन्हीं को ही कहा जाता है। अगला है, एस्किमो का घर दोस्तों किससे बना होता है, बर्फ से बना होता है, जिसे इग्लू कहते हैं। आप लोगों ने दोस्तों 8वीं 9वीं क्लास में इग्लू के बारे में सुना ही होगा, आपने भूगोल में दोस्तों इग्लू के बारे में नाम तो पढ़ा ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। जो भी कैंडिडेट यूपी बोर्ड की तैयारी करें तो यूपी बोर्ड में दोस्तों आपके 5वीं से 6वीं क्लास में दोस्तों भूगोल जब पढ़ते थे दोस्तों, उसमें इग्लू एक भूगोल में एक इग्लू के बारे में दोस्तों जिक्र किया गया था। तो इग्लू क्या होता है दोस्तों, बर्फ का घर। जो बर्फ का घर बना होता है उसको दोस्तों इग्लू बोलते हैं। जो कि एस्किमो जो जाती है, रेड इंडियन जाती है, वो दोस्तों वहाँ पर बर्फ के घरों में निवास करती है, जिसको इग्लू बोला जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो कनाडा में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, संसार में सोने की सबसे बड़ी खान, संसार का जो सर्वाधिक सोना है उसकी सबसे बड़ी खान दोस्तों है वो आपका ओंटारियो कनाडा में। ये आपकी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओंटारियो कनाडा में। नेक्स्ट है, कनाडा के अंदर क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषा वाला क्षेत्र है। इस देश के अंदर ही देश का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों कनाडा के अंदर एक क्यूबेक प्रांत है। कौन सा प्रांत, क्यूबेक, जिसका नाम है क्यूबेक, जो कि फ्रेंची भाषा, जिसको फ्रेंची भाषा जो होती है वो उस भाषा का जो क्षेत्र है वो भी दोस्तों आपका इसी देश के अंदर है, कनाडा के ही अंदर है, और इसको उसी देश का भी दर्जा प्राप्त है। अगला है, यूएसए के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाला चक्रवात टॉर्नेडो व हरिकेन होता है। जैसे कि अपने यहाँ क्या बोलते हैं, आंधी बोलते हैं, तूफान बोलते हैं। अपने यहाँ क्या बोलते हैं, टाइफून या तूफान भी बोलते हैं। तो अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर दोस्तों क्या जो चक्रवात आते हैं उनको दोस्तों हम टॉर्नेडो बोलते हैं और हरिकेन भी बोलते हैं। जो कि आपने कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसको टॉर्नेडो व हरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जो इस तरीके से गोल गोल होता है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों गोल गोल होता है, बिल्कुल गोल गोल घूमता चला जाता है, नीचे बिल्कुल छोटा सा होता है एकदम इस तरीके से। ये क्या होता है दोस्तों, टॉर्नेडो व हरिकेन बोलते हैं इसको। कुछ लोग टॉर्नेडो भी बोलते हैं, कुछ लोग हरिकेन भी इसको बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से दोस्तों होता है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट के चलते हैं। यूएसए का डेट्रॉयट नगर यानी कि कार उद्योग का प्रमुख केंद्र दोस्तों है ये आपका यूएसए। जितनी भी दोस्तों ज़्यादातर जो मोस्टली जो आपकी कारें बनती हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी BMW, ऑडी, मर्सिडीज, हालांकि इनका तो ब्रांड अलग अलग देशों में दोस्तों आपका है, जैसे कि हुंडई है जो आपकी जापान की स्थित है, ठीक है, टोयोटा ये आपका जर्मनी का है। तो ऐसी जितनी भी कार कंपनियां, जितने भी कार उद्योग है, ये अक्सर दोस्तों आपके जो मोस्टली हैं वो आपके दोस्तों यूएसए में है। अधिकतम कार का जो उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है वो आपका डेट्रॉयट नगर यूएसए अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश। जो कागज है दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, वो आपका कनाडा करता है, जिसका विश्व में पहला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक जो सबसे अधिक जो कागज उत्पादित करता है वो उत्पादित करने वाला देश कनाडा है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, क्यूबा। क्यूबा दोस्तों द्वीप जो है वो गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने का कारण है। इसी दोस्तों चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है दोस्तों, क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है दोस्तों, क्यूबा को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी आपके सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को। नेक्स्ट है, यूएसए के बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। एक दोस्तों अमेरिका में खान है जिसका नाम है बूटे की खान, वह दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, जिसमें दोस्तों सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। जो तांबा होता है, सर्वाधिक तांबे की जो खान है वो दोस्तों आपकी अमेरिका में स्थित है, जिसको बूटे की खान के नाम से जाना जाता है। अगला है, कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब तक का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, और आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है कि वुड बफेलो नेशनल पार्क, जितने भी नेशनल पार्क हैं आपको सभी के नाम याद रखने हैं, जो कि आपको स्टैटिक जीके में मैं बताने वाला हूं। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, ये आपका जवाब सही हो जाएगा, कनाडा। वुड बफेलो पार्क जो है आपका दोस्तों कनाडा में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा वुड बफेलो नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा कनाडा। तो इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन को घुमा फिरा के खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी के क्वेश्चन तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर
कब कौन सा क्वेश्चन घुमा दे कोई पता नहीं। आज का आखिरी पॉइंट है, सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व की सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो दोस्तों सर्वाधिक झीलों से मिलकर विश्व की सबसे लंबी आंतरिक जलमार्ग बनाती है? तो उस नदी का क्या नाम है? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस जो कि आपके अमेरिका में स्थित है। याद रखिएगा, सेंट लॉरेंस नदी कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है दक्षिण अमेरिका। कौन सा है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका दोस्तों जो दिया गया है, इसकी जो चर्चा हम दोस्तों करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी चर्चा हम दोस्तों करेंगे नेक्स्ट वीडियो। जब भी दोस्तों इसका कोई नया वीडियो आएगा तो दोस्तों हम यहीं से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे दक्षिण अमेरिका के। जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो हमने उत्तरी अमेरिका के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे सभी जातियों के बारे में, वो हमने दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से कवर किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो कल की दोस्तों जो क्लास होगी वो हम दोस्तों दक्षिण अमेरिका यहीं से दोस्तों स्टार्ट करेंगे। कल से दक्षिण अमेरिका जाएंगे और दक्षिण अमेरिका के बारे में नई नई जानकारियाँ, नई नई चीज़ों को जानेंगे। तो आज की जो क्लास है दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि दोस्तों आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जरूर सही समय पर मिल सके। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक नई खुशखबरी है जो कि मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। दोस्तों आप लोगों के लिए नई खुशखबरी ये है कि हमने आप लोगों के लिए दोस्तों अग्निवीर, एसएससी, जीडी, पुलिस, रेलवे यानी कि दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ, एसआई, किसी भी स्टेट पुलिस, राजस्थान एसआई, किसी भी आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी पुस्तक जो है रोजगार वेद अंकित भाटी सर की स्टैटिक जीके की, जो कि पुस्तक आपकी नई आई है अपडेटेड होकर, इसे दोस्तों आपके एग्जाम में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। तो दोस्तों ये इस क्लास का जो टाइम रहेगा वो आपका रहेगा शाम को 6 बजे। यह क्लास दोस्तों आपकी लाइव इसी चैनल पर दोस्तों होगी और इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस जो ये बैच है जो कि आपका इसका नाम जो है बैच का नाम है वो है आपका ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि आपका दोस्तों लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें हम पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार, इंडियन फोल्क डांसेस एंड आर्टिस्ट, जिसका पार्ट 1। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको हम दोस्तों 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसका वीडियो दोस्तों आपको कल या परसों तक देखने को मिलेगा इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। और जैसे हमने दोस्तों येलो बुक को आपसे वादा किया कि पूरी बुक कंप्लीट करवाएंगे और आप लोगों को करके भी दिखाया है कि हिस्ट्री भी कंप्लीट होगी, पॉलिटी भी कंप्लीट हो गई और ज्योग्राफी भी दोस्तों कंप्लीट होने वाली है। तो वैसे ही हम स्टैटिक जीको को दोस्तों बिल्कुल जीरो से पहले ही लेसन से स्टार्ट करेंगे और पूरी दोस्तों जाके लास्ट में एंड तक आप लोगों को छोड़ेंगे। तभी दोस्तों आपको ये स्टैटिक जीके भी स्टार्ट करने वाला हूँ। येलो बुक और स्टैटिक जीके अब दोनों दोस्तों आपकी कवर होती रहेंगी, साथ में चलेंगे, दोनों वीडियोस को पढ़ेंगे, दोनों क्लासों को पढ़ेंगे, पेज बाय पेज पूरी बुक को कंप्लीट करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोगों के लिए एक तोहफा है, यह ब्रह्मास्त्र बैच आपका दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। कोई भी कैंडिडेट इसे देख सकता है, कोई भी परचेजिंग नहीं है, आपको दोस्तों फ्री में ये वीडियोज़ मिलेंगी। तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। और आपसे चलते समय एक बात और कहूँगा कि यदि आपने इस पुस्तक को एक बार पढ़ लिया ना तो आप दोस्तों 100% टॉप करोगे एग्जाम में। जीके जीएस में कोई रोकने वाला नहीं होगा और आप आसानी से दोस्तों एक जीके और जीएस के जो प्रश्न आते हैं 25, आप उसमें दोस्तों बहुत ही दोस्तों शानदार स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।